लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ और आप लोग भी नोट करते जाइएगा, ठीक ना। एक प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ठीक है। अब ये आपके पास ये प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आपके पास कुल 3 स्थितियां दी हुई हैं, ठीक ना। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति ये है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए। और आपका अगला प्रश्न है, इसी में दूसरी कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी या तिगुनी कर दी जाए, ठीक। और जो आपकी तीसरी स्थिति दिया हुआ है वो क्या है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो ये आपके पास प्रश्न है और प्रश्न बहुत सिंपल है। अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए कि आपसे पूछ रहा है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, यदि पहले कंडीशन है एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी या 3 गुनी कर दी जाए, दूसरा कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं। तो आपको पहले समझना क्या है कि आपके लिए एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं कि m2 है, ठीक ना। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि इनके जो बीच की दूरी है वो r ले लेते हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका वैल्यू कितना होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटा में कितना होता है r²। इतना वैल्यू होता है। अगर ये इतना वैल्यू होता है तो हम लोग इसी चीज़ को मान करके इस फार्मूले को लेकर के एक इक्वेशन बना लेते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं। वो समीकरण क्या है, हमारी पहली कंडीशन के लिए होगा। समीकरण ये बनाते हैं F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बटा में r²। हम लोग ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। क्योंकि अगर वस्तुओं के द्रव्यमान, दो वस्तुएं होंगी तो उनके बीच की दूरी अगर r है तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल यही होगा। बस मारिए। अब हम लोग पहले कंडीशन में देखते हैं एक वस्तु का द्रव्यमान कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो अगर 2 गुना करेंगे तो मान के चलिए m1 है तो m1 को किसके बराबर कर देंगे हम, 2m1 कर देंगे। कितना कर देंगे, 2m1, मतलब इसके 2 गुना कर देंगे। अगर 2 गुना कर देंगे तो अब जो बल होगा वो F बदल जाएगा। बल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मान लेते हैं कि बल F1 हो जाता है और जब बल F1 हो जाता है तो वो कितना हो जाएगा, कैपिटल G 2m1 हो जाएगा और गुणा में m2 और बटा में कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। ये इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आई कैसे हुआ है। 2 गुना करना है तो एक का ये m1 है इसका मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, मतलब 2 से गुणा करा दिया। और जब 2 से गुणा करा दिया तो इसकी वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख दिए। बस मारिए। अब क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, मैं इधर लिखता हूँ समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर अगर देखिए जब हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर F बटा में F1 हो जाएगा। इस साइड F बटा में क्या हो जाएगा, F1। उस साइड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 और बटा में r² हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल G 2m1 इंटू में m2 बटा में कितना हो जाएगा, r² हो जाएगा। अगर ऐसा आता है, अगर आपके पास भिन्न में अगर ये 4 पद दिए हों, संयुक्त भिन्न हो, तो इसको क्या करते हैं कि सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर में होता है, बीच वाले का गुणा बीच वाले पद में होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैपिटल G m1 m2 गुणा में स्मॉल r² बटा में कितना हो जाएगा, कैपिटल G
गुणा में 2m1 गुणा में m2 और गुणा में कितना हो जाएगा r2 का स्क्वायर, r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू की बात करेंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, m2 से m2 गया, कैपिटल G से कैपिटल G गया, m1 से m1 गया। यहाँ पर बच कितना गया, 1/2 बच गया। यहाँ पर कितना बच गया, 1/2। अब आपसे पूछा है कि बल क्या होगा, तो आपको बल यानी F1 का वैल्यू ज्ञात करना है। अगर F1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो 1/2 आया है वो F1 के बराबर कितना आया है, 1/2। तो यहाँ से अगर आप त्रिय गुणा कराएंगे, त्रिय गुणा, तो वैल्यू कितना आएगी हमारी, F1 = 2F आ जाएगा। F1 = कितना आ जाएगा, 2F आ जाएगा। अर्थात जो बल होगा वो पहले से कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा, 2 गुना। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। कैसे आया है, F में F1 और इधर बराबर में 1/2, और जब हमने इसने क्या, इसका त्रिय गुणा करा दिया, हमको F1 नए वाले बल का मान चाहिए था, तो F1 की वैल्यू फाइंड कर लिए तो 2F आ गया। अर्थात जो पहले वाला बल होगा उसका 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम लोग ना अगले प्रश्न को देखते हैं उधर, कि वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए। ठीक ना, 2 गुनी या 3 गुनी कर दी जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग ध्यान समझेंगे। हमारा पहला वाला इक्वेशन वही रहेगा, बस बदलेगा कौन सा, नीचे के सब चीज़ों को हम बदल देंगे। बदलना कैसे, अब फिर से आप लोग ध्यान से देखेंगे कि वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी या 3 गुनी कर दिया जाए। देखिए 2 गुनी करेंगे तभी भी बल का मान अलग होगा, और 3 गुनी करेंगे तभी भी बल का मान क्या होगा, अलग होगा। तो अगर मान के चलिए पहले हम 2 गुनी करते हैं, तो r बराबर में कितना हो जाएगा, 2r रखेंगे। पहले अगर मान के चलिए r था तो बाद में मान लेते हैं कि वो r1 हो जाता है। पहले r था तो बाद में मान लेते हैं कितना हो जाता है, r1, और इसका वैल्यू मैंने 2 गुना कर दिया। अगर इसका 2 गुना करूँगा तो बल का मान कितना हो जाएगा, F = G m1 m2 और बटा में अब 2r का स्क्वायर हो जाएगा। 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसका आप इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, G m1 m2 बटा में 4r का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। इस बल को भी मान लेते हैं F1 है या फिर F2, जो मानना चाहिए वो आप मान लीजिए। F1 पहले क्वेश्चन में माने हैं, पहले वाली स्थिति में F1 माने हैं, इसमें हम F2 मान लेते हैं। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, और समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। अगर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर अगर भाग देते हैं तो कितना इधर होगा, F बटा में F2, इधर कितना हो जाएगा, G m1 m2 बटा में r स्क्वायर, और F2 का जो वैल्यू होगा वो G m1 m2 और बटा में कितना होगा, 4r का स्क्वायर होगा। इतनी सारी चीज़ हो जाएगी। और जब इतना हो जाता है तो अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। ये ऊपर इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, G m1 m2 गुणा में 4r का स्क्वायर और अपान में r स्क्वायर गुणा में G m1 m2। इससे ये कट गया और r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो वैल्यू कितना मिल गया, 4। तो अगर हम एटलीस्ट देखें तो ये F बटा में F2 = कितना मिलता है, 4 मिलता है। अगर हम लोग F2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो F बटा में 4 मिलेगा। अर्थात अगर उसके बीच की दूरी 2 गुनी करेंगे तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना रह जाएगा। 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/4। पहले कितना था, F था, मतलब 1 गुना था। अब अगर उसके बीच की दूरी 2 गुनी करेंगे तो बल कितना हो जाएगा, 1/4 गुना रह जाएगा। ठीक ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग व्युत्क्रम वर्ग के नियम से भी समझ सकते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या कहता है, F अनुकरणपाती 1/d का स्क्वायर, ये कहता है ना। अब देखिए इसका मतलब आपको बताए थे हम कि अगर बल का मान 2 गुना करें, इसके बीच की दूरी 2 गुना बढ़ाएंगे तो बल 1/4 हो जाएगा। ठीक, अगर इसके बीच की दूरी 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, मतलब कि 1/9 गुना रह जाएगा। बात सुना रही है। तो अगर मैं इसमें 3 गुना के लिए अगर कंडीशन लगाऊं, 3 गुना के लिए, तो इसमें करना क्या चीज़ें चेंज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका 2 गुना के लिए था, आप 3 गुना के लिए बात करेंगे तो अब ये दूरी कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। जहाँ पर ये 2 है वहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, 3 कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी क्या होगा, 9 होगा, और यहाँ पर भी आपका 9 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा,
9 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9। तो ये जो कंडीशन हो गई, अगर उनके बीच की दूरी को 3 गुना करेंगे तो जो बल होगा उसका मान कितना रहेगा, 1/9 गुना रह जाएगा। तो बल का मान आप देख रहे हैं कितना, मतलब दूरी बढ़ने के सापेक्ष कितना व्युत्क्रम वर्ग के नियम से घट रहा है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अगर इसमें हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, क्या बात कर रहा है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं। बात समझ आ रही है। तो अगर ये हो गया हो तो हम इरेज करते हैं इसको, हो गया है, नोट कर लिया, चलिए तो इसे इरेज कर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाएं, मतलब क्या है, m1 भी 2 गुना कर दिया जाए और m2 भी क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो m1 और m2 दोनों को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिए पहले m1 को 2 गुना करेंगे तो मान लेते हैं नया द्रव्यमान कैपिटल M1 बन जाता है, और 2 गुना करेंगे तो 2m1 हो जाएगा, और दूसरे वाले को 2 गुना करेंगे तो m2 बराबर में 2m2 हो जाएगा। मतलब कि अगर 2 गुना करेंगे तो द्रव्यमान बदल जाएगा, इसलिए मैंने इसका संकेत भी क्या कर दिया है, बदल दिया है, ठीक ना। अब अगर आप लोग बल का मान ज्ञात करिए तो कितना हो जाएगा, कैपिटल F, इसको मान लीजिए F4 मान लीजिए, और F4 बराबर में कितना हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M1 कैपिटल M2 बटा में R का स्क्वायर। अब यहाँ पर M1 और M2 की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। तो M1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, 2m1 होगा, और M2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2m2 होगा, और अपान में क्या होगा, R का स्क्वायर होगा। नाउ अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, F4 इज इक्वल टू कैपिटल G 2 दूना 4 हो जाएगा, आगे मैं 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पर M1 M2 और बटा में कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं तो फिर से वही काम करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। अगर समीकरण 1 में समीकरण 1 से समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देंगे, समीकरण 2 से भाग देने पर अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, F बटा में F4 आएगा, इधर कितना आ जाएगा, कैपिटल G M1 M2 बटा में R का स्क्वायर, और F4 का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 कैपिटल G M1 M2 और अपान में क्या है, R का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा फिर से ऊपर है, सीधे मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ, ये यहाँ से कट गया तो वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आ गया। अगर ये वैल्यू 1/4 आ गया तो अब आप लोग गौर करेंगे F बटा में F4 बराबर में कितना आया, 1/4 आया। तो हमें चाहिए F4 की वैल्यू, F4 की वैल्यू करेंगे तो 4F हो जाएगा। बस मेरी अर्थात दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को अगर 2 गुना करेंगे तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक ना। वो कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना, क्योंकि 4F आ रहा है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। परिकलन कीजिए। ठीक है, परिकलन का मतलब गणना करना है। और यहाँ पर भी आपके पास कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, पृथ्वी अधिकतम कितनी ऊंचाई, पृथ्वी बोल दिए, गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय
लिया गया कुल समय, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न है और आप लोग ये इसको समझेंगे थोड़ा सा। और समझना क्या है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर का मतलब है हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और उसका जो वेग होता है वो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। तो परिकलन कीजिए, यानी कि गणना करनी है। अब आप लोग थोड़ा सा प्रश्न को पहले समझेंगे कि अगर ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के। और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जब भी जाता है तो जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू होता है वो किस में रखा जाता है, माइनस में रखा जाता है। तो अगर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू माइनस में रखेंगे और आप लोग ध्यान देंगे कि इतने वेग से फेंका जाता है, तो जो वस्तु का वेग होगा, प्रारंभिक वेग, वो कितना होगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये दिया हुआ है। और ऊपर जाकर के गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मतलब कि वो जितनी भी ऊंचाई तक जाएगी एक क्षण के लिए रुकेगी, ऊपर जाकर के कहीं एक क्षण के लिए रुकेगी, तो उसका जो अंतिम वेग v होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अंतिम वेग का वैल्यू 0 हो गया। दूसरी चीज़, अगर वस्तु ऊपर जाती है तो वो हाइट भी कवर करती है, ऊंचाई भी तय करती है। तो आपसे ऊंचाई का ही मान पूछा हुआ है। अब देखिए आपके पास दिया जी का जो वैल्यू है वो भी पता है आपको, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर लगभग आप इसको 10 भी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है 10 रखने के लिए, मैं 10 रख देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू आपको मिल गया, एच का वैल्यू पता करनी है। तो गुरुत्वीय गति का जो समीकरण है, कौन सा ऐसा समीकरण है जो कि इस वैल्यू को ला सकता है, कैपिटल स्मॉल एच की वैल्यू को। तो अगर हम लोग देखते हैं तो गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh होता है ना। लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं तो ये आपको बताया हूँ वी स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as। अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है तो गति के लिए ये समीकरण लगाते हैं, दूरी जो होती है वो ऊंचाई में बदल जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होगा तो ऊंचाई से वस्तु गिरेगी। और जो त्वरण होता है, तो अगर वस्तु रेखीय गति में सरल रेखीय गति है तो रैखिक त्वरण होगा, अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन है तो गुरुत्वीय त्वरण होगा, ग्रेविटी ड्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देंगे, प्लस सिंबल नहीं लेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस सिंबल। और ये वैल्यू आप लोग सब पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो v का वैल्यू 0 है तो मैं 0 का स्क्वायर पुट करता हूँ, और u का वैल्यू 30 है तो मैं इसको 30 का स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस में 2 गुणा में g का वैल्यू 10 रखेंगे, और आपको h का वैल्यू पता करनी है। तो ये तो बिल्कुल अब आसान हो गया कि आप कैसे पता करेंगे। अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे इसको और इसका स्क्वायर कर देंगे, सीधे 30 का स्क्वायर होगा, इधर कितना हो जाएगा, माइनस में 2gh, इसको लेके आए माइनस में 10 दूना 20 और h हो गया, और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कैंसिल हो जाता है, और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 बराबर में कितना हो जाएगा, 20h। तो यहाँ से अगर आप लोग h का वैल्यू पता करते हैं तो h बराबर में हो जाएगा 900 बटा में 20, एक जीरो से जीरो उड़ा दिए, और 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 मीटर। तो वस्तु अब जो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये बात पता चल चुकी है, वो 45 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी, अगर इसको 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे तब, ठीक ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए आपको बस समझना यही है कि अंतिम वेग इसका 0 रखेंगे। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि अंत में अगर वस्तु अगर ऊपर अगर जाती है वस्तु तो जाने के बाद रुकेगी नहीं, रुकेगी तभी तो वापस आएगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। अगर प्रक्षेप्य गति होता है तब नहीं रुकती है। अगर मान चलिए गेंद अगर ऐसे जाती है ऐसे, तो ये प्रक्षेप्य गति होती है, तो इसमें रुकेगी नहीं वस्तु। लेकिन बिल्कुल अगर ऊपर जाती है ऐसे, तो वो क्या करती है, जाती है फिर रुकेगी फिर आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने अंतिम वेग क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। अब दूसरा प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय कितना लगेगा। अब आपको समय ज्ञात करना है, और आपको हाइट मिल चुकी है, u, v और g का वैल्यू मिल चुका है, तो आपको t का वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, गति का कौन सा समीकरण लगाएंगे, h बराबर में ut माइनस में हाफ gt का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं। तो इस इक्वेशन से थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, और हम एक आसान सा समीकरण यूज करेंगे। आसान सा समीकरण कौन सा है, वो हमारा होगा v इज इक्वल टू यू माइनस में gt, क्योंकि इससे अगर हम लोग समय प्राप्त करते हैं तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो नाउ हम लोग इसको इरेज करते हैं, फिर
आपको सॉल्व करके आंसर दिखाते हैं कितना आएगा। इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक ना। हमें क्या चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो हम लोग अब गति के प्रथम समीकरण की बात करेंगे और सेम कंडीशन इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि एक गति के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो v इज इक्वल टू यू माइनस में gt होगा, ठीक ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू 30 हो गया, माइनस में g का वैल्यू 10 गुणा में t। ये आसान है, उससे आसान है, उसमें समीकरण बनता। इसको इधर करेंगे तो 30 हो जाएगा, इधर कितना -30 और इधर -10t, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो t बराबर में कितना आ जाएगा 30/10, और डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। अभी ये आपका आंसर नहीं आया है t बराबर, क्योंकि जो लिया गया समय है वो केवल जाने में लिया गया समय 3 सेकेंड है, आने में भी तो 3 सेकेंड लगेगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, ठीक ना। तो कुल समय की बात करेंगे तो यहाँ पर अब देख लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया कुल समय, जो समय होगा वो कितना होगा 3 + में 3, क्योंकि जाने में लगा समय प्लस में आने में लगा समय, आप लोग लिखेंगे पूरा जाने में लगा समय प्लस में आने में लगा समय। तो मैं इसको सीधे लिखता हूँ, कितना हो जाएगा 3 + में 3 यानी कि 6 सेकेंड लगेंगे। तो वस्तु कहाँ पर आ जाएगी, धरती पर आ जाएगी वापस। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब नाउ हम लोग अगले प्रश्न की बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग अगला प्रश्न नोट करेंगे, जैसे 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा। तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा, आपसे यही प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न तो बेहद आसान है, अगर आप लोग सोचो थोड़ा सा तब। अगर देखो, जैसे मान के चलो कि एक लिक्विड भर लेते हैं, एक लिक्विड, ठीक ना। इस लिक्विड में अगर हम उसके ऊपर कोई पदार्थ रखते हैं, ध्यान समझेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। ये हम कोई लिक्विड रखे हुए हैं, इस लिक्विड में अगर इसके ऊपर कोई पदार्थ रखे हुए हैं, ये वस्तु कब डूबेगी, इसका घनत्व अगर ज़्यादा होगा तब। देखो घनत्व ज़्यादा, इस द्रव से घनत्व ज़्यादा होगा तब ये क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर इस वस्तु का घनत्व कम है, इस नीचे वाले का घनत्व ज़्यादा है, तो वस्तु नहीं डूबेगी। तो इसके लिए देखो हमारे पास जो पात्र है उसमें जल रखा हुआ है, पात्र में छेद हो गया, दूसरा पात्र बना लेते हैं, ठीक। अब देखो इसमें हम भर लेते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। अब ये जो जल है, ठीक ना, पानी है, इसका घनत्व दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व वो कितना है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ठीक ना। अब जो वस्तु है, अब हमें उसके घनत्व की जरूरत पड़ेगी और उसका घनत्व हम लोग ज्ञात करते हैं। तो पहले द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, मास इसका कितना दिया है, द्रव्यमान बराबर में 50 ग्राम दिया हुआ है, और आपका आयतन दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना, क्यूब सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर आप लोग घनत्व ज्ञात करेंगे तो इस पदार्थ का घनत्व यहाँ पे लिख देंगे, पदार्थ का घनत्व कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा में आयतन होगा। और द्रव्यमान इसका कितना दिया हुआ है 50, और आयतन कितना है 20 सेंटीमीटर का क्यूब। काट दीजिए तो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। बस में रही है। अब देखो इसके ऊपर जो वस्तु रखी जा रही है ना, इसके ऊपर जो वस्तु रख रहे हैं, इसका घनत्व कितना है 2.25 है, इसका घनत्व कितना है 1 है। तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। किंतु आपसे प्रश्न केवल इतना पूछा है, तो आप नीचे लिखेंगे कि इस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा है, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग पदार्थ है ना, तो पदार्थ का घनत्व अतः पदार्थ का घनत्व
पानी के घनत्व से ज़्यादा है, पानी के घनत्व से ज़्यादा है, इस कारण पदार्थ पानी में डूब जाएगा, इस कारण पदार्थ पानी में डूब जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हुआ और मेरे हिसाब से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ। 500 ग्राम के एक मोहरबंद पैकेट का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। पैकेट 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर घनत्व वाले पानी में तैरेगा या डूबेगा। इस पैकेट द्वारा विस्थापित पानी का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक ना, तो आप लोग पहले देखेंगे यहाँ तक जो क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है, इसके नीचे जो प्रश्न है वो आपका एक्सटर्नल है। तो पहले आप समझेंगे इधर कि इस जो मोहरबंद पैकेट है उसका घनत्व ज्ञात करेंगे। मोहरबंद पैकेट का घनत्व ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से द्रव्यमान बटा में आयतन होगा, और द्रव्यमान बटा में आयतन होगा तो फार्मूला आपके पास मिल चुका है और वस्तु है इसका मिल चुका है। द्रव्यमान देखिए कितना है, 500 ग्राम है, और अपान में कितना है, इसका आयतन कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब आप इसको डिवाइड करिए, 5 से 7 बार में कट गया, ये 10 बार में, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और डेसिमल से 3 4 1.428 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक ना, ये आपका क्या जाता है, इस मोहरबंद पैकेट का घनत्व आ जाता है। अगर ये इस पैकेट का घनत्व है तो देखिए जो जल का घनत्व है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, अर्थात जो वस्तु होगी वो इसके घनत्व से ज़्यादा है। घनत्व से ज़्यादा है तो ये आंशिक रूप से क्या होगी, उसमें डूबेगी। अगर आंशिक रूप से डूबती है, आंशिक रूप का मतलब इसका कुछ भाग डूबेगा, यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, वस्तु आंशिक रूप से डूबेगी। ठीक ना, अब देखिए आंशिक रूप से अगर डूबती है तो वो अपने भार के बराबर क्या करेगी, जल को विस्थापित करती है, जो कि उस उत्प्लावक बल के मान के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो जो जल का घनत्व आया है वो कितना आया है, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आया है। ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो फिर से जो विस्थापित पानी का द्रव्यमान है उसे हम लोग ज्ञात करते हैं, कितना होगा, विस्थापित पानी का द्रव्यमान। फिर अब यहाँ पर विस्थापित पानी का अगर हम लोग द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो द्रव्यमान बराबर फार्मूला यहाँ से देखिए क्या होगा, घनत्व गुणा में आयतन, घनत्व गुणा में आयतन। तो अब यहाँ पर जो विस्थापित पानी का द्रव्यमान आएगा वो कितना होगा, घनत्व गुणा में आयतन। अब वस्तु अगर आंशिक रूप से डूबती है तो यहाँ पर कितना होगा, देखो घनत्व अब इस पानी का लेंगे और जो पानी का घनत्व आएगा वो कितना आएगा, 1 आया है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका आयतन कितना है, 350 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक ना, और इसका वैल्यू आयतन कितना है, सेंटीमीटर क्यूब है, और घनत्व जो है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 350 ग्राम। तो अगर वस्तु उसमें आंशिक रूप से तैरती है तो जो विस्थापित पानी का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 350 ग्राम होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।